तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हम चैप्टर का तो हम थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं ना, काफ़ी चीज़ हम इस चैप्टर में जान चुके हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जाना था, मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि हमने चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ अगर सीखना है, चैप्टर के बीच में से कोई टॉपिक है और उसको आपको करना है, वो डेरिवेशन आपको करना है, वो आपको सीखना है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमेशा चैप्टर की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो होती है वो हमेशा देखते रहो, तभी जाके आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। अगर बीच में आप कोई टॉपिक स्किप भी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, इंट्रो के जो शुरू के एक दो वीडियो होते हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाए कि चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना समझ जाएंगे तो आप उससे रिलेटेड जो है इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ जाएंगे। अब हमने इस चैप्टर के इंट्रो में पढ़ा था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, आपको अच्छे से याद होगा। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने फैराडे के लॉ पढ़े थे, लेंज लॉ पढ़ा था, है ना। आज हम इसका जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होगा इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो इंडक्टेंस को आज हम स्टार्ट करते हैं। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो इंडक्टेंस क्या बोल रहा है वो, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये क्या है, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, वेयर अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स एन अपोजिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने देखो यहाँ पे क्या बोला, इंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है कि उस सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अब सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कहां से होगा भाई, करंट में होने वाले चेंज से। जैसे हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होती है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, वही चीज यहां पे बोल रहा है। देखो जिस सर्किट में इंडक्टेंस यानी कि जो हमारे हमने फिनोमिना पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिस सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है उसी सर्किट को हम इंडक्टेंस कहते हैं। सीधी सी बात तो ये, तो वही चीज आपको समझना। देखो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है, देखो वेयर अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट्स एन अपोजिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है उस सर्किट में। तो यही बात है, इंडक्टेंस को आप सीधे भी लिख सकते हैं, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है, वो एक ऐसा सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर ऐसे कह सकते हो ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना दिखाने की प्रॉपर्टी हो, उस सर्किट को ही हम इंडक्टेंस कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इंडक्टेंस इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या इंडक्टेंस, क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और कैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है, उसको जनरेट करने की प्रॉपर्टी हो। तो सीधी सी बात है, इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस चीज को आपको ध्यान रखना, और जनरल सी डेफिनेशन आप यहां से इसको याद कर सकते हैं, सीधी सी बात। अब हम आगे चलते हैं, इंडक्शन। इंडक्टेंस तो आप पढ़ चुके हैं, अब ये बात आ गई इंडक्शन की। तो इंडक्शन मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ सर्किट। किसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फिनोमिना है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। और यही क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जहां पे मैंने डेफिनेशन लिखाई है उसको आप ध्यान से देखना, तो आपको इंडक्शन और इंडक्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इंडक्टेंस क्या होता है, देखो इंडक्टेंस क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इंडक्शन क्या है, इंडक्शन एक फिनोमिना है। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इंडक्टेंस का फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। आपको याद होना सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ वोल्टेज। क्या इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एज द इंडक्शन ऑफ वोल्टेज इन अ करंट कैरिंग वायर। बोला किसी वायर में, या फिर किसी करंट कैरिंग वायर का मतलब किसी सर्किट में समझ लो, किसी सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस होने का फिनोमिना। या इट इज डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ वोल्टेज इन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन द करंट इन द वायर इटसेल्फ इज चेंजिंग। देखो उसने क्या बोला, किसी सर्किट में ईएमएफ जनरेट होने का जो फिनोमिना है ना, वोल्टेज तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया इसके लिए ना, तो ईएमएफ लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्या है, देखो किसी सर्किट में ईएमएफ के जनरेट होने का जो फिनोमिना है, उसी सर्किट को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। जिस सर्किट में सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस होगी, देखो इंडक्शन हो गए, देखो जैसे यहाँ पे इंडक्शन है, इंडक्शन के भी दो टाइप हो गए, एक तो हो गया सेल्फ इंडक्शन और एक क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, मान लो किसी सर्किट में करंट बह रही है, किसी सर्किट में मेन करंट जा रही है, और उसी मेन करंट के कारण उसी सर्किट में एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जा रही है। तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। भाई इतना ही ध्यान रखना है, अगर किसी सर्किट में होने वाले करंट के चेंज के कारण उसी सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन।
और उस सर्किट को, जिस सर्किट में ये प्रॉपर्टी हो रही है सेल्फ इंडक्शन की, उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ करंट कैरिंग वायर इन अ सर्किट व्हेन द करंट इन द वायर इटसेल्फ इज चेंजिंग। सीधी सी बात है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, ये जनरेट कहां से होता है भाई? ईएमएफ तभी जनरेट होता है जब उस सर्किट, जिस सर्किट में हम ईएमएफ की जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, मान लो हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट में हम बात कर रहे हैं कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इस सर्किट में ईएमएफ जनरेट कहां से होगा? जब इस सर्किट से होने वाले, इस सर्किट से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसमें लगातार चेंज। अगर किसी सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज होता है तो उसी सर्किट में ईएमएफ जनरेट होता है। ये चीज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखी थी कि किस सर्किट में होगा ईएमएफ जनरेट, उसी सर्किट में ईएमएफ जनरेट होगा जिस सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है भाई? सेल्फ इंडक्शन फिर से समझ लो, किसी ये एक सर्किट है, इंडक्टेंस आगे तो मतलब सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इट इज अ सर्किट इन विच ईएमएफ इज इंड्यूसिंग बाय द चेंज ऑफ करंट इटसेल्फ इन इट, मतलब उसमें होने वाले करंट के चेंज के कारण जो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा किसी सर्किट में, उसी सर्किट को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। तो देखो हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर से आपको आप इसको अच्छे समझ सकते हैं, जो मैंने बोला उसी को समझना है। देखो हमारे पास ये सर्किट है, मान लो सिंगल सर्किट है, अभी इस वाले सर्किट को ना देख के आप केवल इस वाले सर्किट को देखेंगे, देखो इसमें एक करंट जारी आई, ये मेन करंट है। तो मेन करंट यहाँ पे देखो इंक्रीज होती हुई दिखा रही है, मैंने बोला ये एरो का साइन लगा ना ऊपर की तरफ, मतलब मेन करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है लगातार। और जब भी मेन करंट बढ़ेगी यानी कि करंट में चेंज हो रहा है, तो करंट में चेंज होगा तो इस सर्किट से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, इसी सर्किट से, देखो इसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही, मेन करंट, और उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट में चेंज हो रहा है। अब करंट में चेंज होगा तो करंट के कारण क्या होगा? उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें भी चेंज होगा। करंट है तो करंट जनरेट किसको करता है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है करंट। और करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इस सर्किट से जाने वाला क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ना वो भी लगातार चेंज होता रहेगा। इस कॉइल से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी लगातार उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि मेन करंट में चेंज हो रहा है, मेन करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस सर्किट से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो भी क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। इंक्रीज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तो हो ही रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होता है भाई? उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो इस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जिसको हम स्मॉल ई से क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगर सर्किट क्लोज होता है, मैंने आपको बताया था अगर सर्किट क्लोज होता है तो उस सर्किट में क्या होती है? करंट भी फ्लो होने लग जाती है, जिसको हम इंडक्शन करंट कहते हैं। सीधी सी बात है ना? तो यही सर्किट जो आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है, देखो इसमें ही मेन करंट फ्लो हुई और मेन करंट फ्लो होने के कारण इसी से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ और इसी में एक ईएमएफ जनरेट हो गया। तो जिस सर्किट में मेन करंट फ्लो हो रही, अगर उसी में ईएमएफ जनरेट हो जाए तो इस सर्किट को हम बोल देंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और द प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। सीधी सी बात है। तो देखो जब ये मेन करंट इंक्रीज होती है ना, तो मेन करंट इंक्रीज होने पे क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इस सर्किट से जाने वाला इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपके पास जो इंडक्शन करंट है ना, ये मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। सिर्फ आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, मेन करंट और अपोजिट, यहाँ पे जो इंडक्शन करंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन करंट इंक्रीज हो रहा है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है इंडक्शन करंट? आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि लेंज लॉ को भी फॉलो करना है। लेंज का लॉ क्या बोलता है कि इंडक्शन करंट जहां से जनरेट हुई है उसी का अपोज करती है। तो इंडक्शन करंट कहां से जनरेट हुई भाई? ये इंडक्शन करंट जनरेट हुई है मेन करंट के इंक्रीज होने से, तो ये मेन करंट के इंक्रीज होने का क्या कर देगी? अपोज कर देगी। तो सीधी सी बात है कि लेंज ने जो बोला था कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनो जो भी होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनो जहां भी होता है वो उसी चीज का अपोज कर देता है जिससे वो जनरेट हुआ है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता कहां से? मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज के कारण। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का क्या करता रहता है? अपोज करता रहता है। कहने का मतलब क्या? जो इंडक्शन करंट होगी ये मेन करंट में होने वाले चेंज का क्या करेगी? यहाँ पे अपोज करेगी। अगर मेन करंट आपकी इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी तो इंडक्शन करंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि लेंज का लॉ फॉलो हमें करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखो ये इंडक्शन करंट यहाँ पे दूसरा हमने दिखा रहा है, दूसरा फिगर है, इसमें क्या हो रहा है? देखो मेन करंट डिक्रीज होती हुई दिख रही है। तो मेन करंट अगर डिक्रीज होगी तो इंडक्शन करंट क्या होगी? मेन करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। सीधी सी बात है। यही क्या है? यहाँ पे भी लेंज के लॉ को फॉलो करने के लिए इस तरीके का आपको जो रूल है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात हो गई, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने बोला इंडक्टेंस इज अ सर्किट, ये एक सर्किट होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जब अब हम बात करेंगे तो एक सर्किट की बात करेंगे जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है मेन, उसी सर्किट में अगर ईएमएफ जनरेट हो जाए तो हम बोल देंगे वो सर्किट क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। और जो ये फिनोमिना हो रहा है ईएमएफ को जनरेट करने का, उसी को हम क्या बोल देंगे भाई? ये है आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है। तो कंसीडर अ कॉइल। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के बारे में समझते हैं, उसके लिए कोफिशिएंट निकालेंगे जो आपके सिलेबस में है, उसको समझेंगे अच्छे से। तो हमने क्या करना है? कंसीडर अ कॉइल, एक कॉइल को कंसीडर कर लो, हैविंग n टर्न्स एंड I इज द मेन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मान लो जो हमारे पास सर्किट है इसमें n क्या है? टर्न्स है, नंबर ऑफ वायर जो n हैं, और इसमें जो है I करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है सर्किट से। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, तो इस सरफेस से जाने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एक कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्न है ना, अगर इस टर्न से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 5 ही हो तो
तो टोटल टन, देखो मैंने बोला कल सिंगल टन से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, फाइव बी हो, तो टोटल जो हमारे पास टन से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, एन फाइव बी। मतलब इस पूरी कॉइल से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना निकल के आ गया, एन फाइव बी हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, सीधी सी बात है, इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इस करंट में, मेन करंट में होने वाले चेंज के कारण ही तो ये ईएमएफ इस सर्किट में जनरेट हुई। तो सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस करंट के होगा। ये करंट जितनी ज्यादा होगी ना, मेन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा निकल के आएगी आपकी। तो एन फाइव भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस करंट आई के प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बस। जैसे ही आप इस आई को क्या करेंगे, यहाँ से जैसे प्रोपोर्शनल साइड को हटाएंगे, आप इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू जैसे ही आप पुट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है आपको। एक कांस्टेंट एल यहाँ पे हमने पुट किया है। एल क्या है, एल को समझ लो, एल कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, यही कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का, जिसके बारे में आपको सीखना था। और इसको हम सिंपली इंडक्टेंस भी कहते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। एसआई यूनिट जो एल की होगी वो हेनरी होगी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होगी हेनरी। इस तरीके से आपको 1 मिली हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी, 1 पिको हेनरी, 1 नैनो हेनरी, जो भी है ना, ये सारे हेनरी की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कितनी कितनी होती है। डायमेंशन अगर आप इस एल का निकालेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायमेंशन आपको निकालना है। डायमेंशन और एमकेएस यूनिट, दो चीज आप अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए तो आपको क्या होगा, यूनिट और डायमेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके लिए हमेशा आपके दिमाग से फिट हो जाएगा, मतलब आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा डायमेंशन और यूनिट वाले क्या सेक्शन में। तो देखो ये तो एसआई यूनिट सिंपल मैंने हेनरी लिख दी, आप इसका एमकेएस यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक होगी बात, तो आप कोशिश करें इसका एमकेएस यूनिट फाइंड आउट करने का। ठीक है, डायमेंशन देखो, डायमेंशन ml2 t-2 a-2, ये इसका डायमेंशन हो गया एल का, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन बोल रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन किस लिए बोल रहे हो, मैंने पहले समझा दिया कि जिस सर्किट में हमारे पास मेन करंट फ्लो हो रही है, उसी सर्किट में क्या हो रही है, इंडक्शन करंट भी जनरेट हो जा रही है। तो ऐसे ही सर्किट को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को सर्किट की हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कह देते हैं। और सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमने अच्छे से सीख लिया कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, वहां पे एल क्या आ गया, एल जो है कोफिशिएंट हो गया सेल्फ इंडक्शन का। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में आपको इतना जानना जरूरी है, और उसकी यूनिट को आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनिट क्या होती है, न्यूमेरिकल में आपके ये बहुत काम आएगी। ठीक हो गई बात, तो ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्शन के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड क्या सीखेंगे भाई, सेल्फ इंडक्शन के बारे में एक हम सोलेनॉइड ले लेते हैं। देखो आपके पास जो एनसीईआरटी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस करा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस करेंगे एक सोलेनॉइड का, कि एक सोलेनॉइड में कितना सेल्फ इंडक्शन हो सकता है भैया ना। जैसे हमने एक सोलेनॉइड पढ़ी थी, जो हमने एम्पियर के सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ी थी, एक सोलेनॉइड जिसका फॉर्मूला आया था बी, जिसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या निकाला था, बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये आपको अच्छे से याद होगा, हमने एम्पियर का सर्किटल लॉ का जो एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन वहीं पे सीखा था। अगर आपको सोलेनॉइड के बारे में नहीं आता है तो आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो हमारा चैप्टर था, है ना, जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर था, वहां जाके एम्पियर के सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन देखना, वहां आपको क्या कहते हैं ये समझ में आ जाएगा। ठीक होगी बात, जैसे ही आपको सोलेनॉइड की डेरिवेशन समझ में आ जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन के बारे में आप उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन भी समझ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखो, हमें क्या करना है, मैंने बोला आपको सेल्फ इंडक्शन का हम सोलेनॉइड के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा एक चीज छूट गई है। देखो अभी अब हमने यहाँ पे एल के बारे में तो पढ़ लिया ना, कि एल पे क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। लेकिन जो हमारे पास ये सर्किट है ना, देखो एक्चुअल में जो फिनोमिना आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना होता है, ईएमएफ जनरेट करने से बात होती है, क्योंकि सबसे पहले सर्किट में ईएमएफ जनरेट होती है, करंट तो उसके बाद जनरेट होती है। तो ईएमएफ का आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद होगा तो ई का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, माइनस जब हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो अगर आपको याद होगा, जब हमने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था ना, तो वहां पे पढ़ा था हमने कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाइव बी। इस तरीके से देखो, वैसे तो सिंपल क्या होता है, एन नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल फाइव होता है ना, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टेंस हो तो वहाँ पे एन भी हम इस तरीके से रख लेते हैं। तो ईएमएफ जनरेट जो होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है किसी सर्किट में, आपको ध्यान रखना है। अभी आप पिछले सेक्शन से, पिछले जो हमारे पास पेज था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एन फाइव बी, अभी हमने एन फाइव की वैल्यू तो निकाली थी ना पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले चैप्टर में नहीं, क्या पिछले पेज में जो भी हमने करा, जस्ट अभी करा, जिसमें हम एन फाइव बी की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली थी हमने, एल आई निकल के आई थी। तो आप इस एन फाइव बी की जगह ना एल आई भी रख सकते हैं, और एल कॉन्स्टेंट तो एल डिफरेंशिएशन साइन के अंदर नहीं रह सकता। जो नंबर कॉन्स्टेंट होता है ना, वो डिफरेंशिएशन साइन के अंदर नहीं रहता, वो सीधा इस तरीके से बाहर रहता है। तो ईएमएफ जो होगा किसी भी सेल्फ इंडक्शन कॉइल में, वो इतना जनरेट होगा। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे आपके लिए निकल के आ गया है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सोलेनॉइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर मैंने बोला आपको सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड का अगर आपको पढ़ना है, तो पहले आपको सोलेनॉइड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और सोलेनॉइड के बारे में आप कहाँ से समझेंगे, मैंने बोला जो एम्पियर का सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सोलेनॉइड का ये वाला डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। हम मान लो हमारे पास जो सोलेनॉइड है ना, लेंथ, देखो सोलेनॉइड जो होती है ना, इस तरीके की होती है, थोड़ा सा आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, इस तरीके की सोलेनॉइड होती है ना, ये ऐसे करके,
और इसमें एन टर्न्स होते हैं वायर के, ये ऐसे करके इसमें मतलब इसमें वायर लगी हुई है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिगर तो सही नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपको केवल ध्यान रखना कि सोलेनोइड के जब आप वो चित्र देखेंगे है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोलेनोइड में एन टर्न्स ऑफ वायर है। तो यहाँ पे कंसिडर कर लो हमारे पास लेंथ एल है इस सोलेनोइड की, और इसका एरिया ये है, एंड एन क्या है, देखो स्मॉल एन ले रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखना है कि नंबर यहाँ पे सोलेनोइड में जो है स्मॉल एन भी आता है एक, स्मॉल एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, ये तो क्या हो गया, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया ना। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करो, उसको आप कैपिटल एन यहाँ पे कैलकुलेट करके रखो, ठीक है। और स्मॉल एन जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो सीधी सी बात है, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है। अगर आपने सोलेनोइड की डेरिवेशन पढ़ी है तो आपको फॉर्मूला जरूर आता होगा कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या हो गया, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना। और स्मॉल एन को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। देखो अगर हमें क्या करना है, सेल्फ इंडक्शन समझना है ना, तो सेल्फ इंडक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम उस सोलेनोइड से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे कि सोलेनोइड से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है कितना, ठीक हो गई बात। और यहाँ पे जो आई है ना, देखो ये आई जो है वो सोलेनोइड में फ्लो होने वाली, सोलेनोइड की जो वायर है ना उसमें फ्लो होने वाली क्या है, ये करंट है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो एन फाई बी, अगर एक टन से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है तो टोटल टन से एन फाई बी हो जाएगा। और उसकी वैल्यू हम देखो सीधे से निकाल सकते हैं। देखो इस एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी पहले उसने, एन इंटू एल, देखो कैपिटल एन की वैल्यू रखी एन इंटू एल। अब फाई का फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए ये है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी डॉट ए होता है, तो बी डॉट ए रख दिया। अब बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी और ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख दी, है ना। जरूरी नहीं आप ए की वैल्यू रखो, ए ही रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एन फाइव बी बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, देखो यहाँ पे इसको हटा के ना दोबारा ए लिख दिया मैंने, तो एन देखो ए तो एन स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट हो गया, एल आई हो गया, और इसकी जगह ए दोबारा रख दिया। अब देखो दोबारा वापिस आओ, जो हमने सेल्फ इंडक्शन में भी समझा, क्या समझा हमने भाई वहाँ पे हमने एन फाइव बराबर हमने बोला था कि एन फाइव बी बराबर किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है। तो यहाँ से आप एल को कैलकुलेट करोगे तो एन फाइव बी अपॉन आई आएगा इस तरीके से। देखो अभी एन फाइव बी की वैल्यू जो यहाँ पे निकली ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो सीधा सीधा, तो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, आई से आई कैंसिल होगा तो एल की वैल्यू इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ये हो गया आपके पास सेल्फ इंडक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनोइड, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहने वाला है कि सेल्फ इंडक्शन जो होता है सोलेनोइड के लिए कितना होता है, तो उसकी वैल्यू हमने ये निकाल के कैलकुलेट कर दी है। अब देखो मान लो वो सोलेनोइड जो है ना, वो सोलेनोइड के अंदर एक रिलेटिव परमेबिलिटी का सब्सटेंस रख दें जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है। मान लो अभी तो सोलेनोइड खाली थी ना, अंदर से कुछ नहीं था उसके अंदर। अब सोलेनोइड के अंदर मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आप एक रॉड रख दे ना, कोई सी सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दो या कुछ भी रख दो, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो, म्यू आर हो, तो आप इस म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी यहाँ पे पाएंगे, यानी कि म्यू आर भी हमेशा यहाँ पे आ जाता है। ऐसा ही मैग्नेटोस्टैटिक में हमने सीखा है, जब भी कोई एक एक्स्ट्रा रिलेटिव परमेबिलिटी वाला सब्सटेंस लाके कहीं पर रख देते हैं तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डेरिवेशन है कि सेल्फ इंडक्शन कितना होता है सोलेनोइड का, तो बहुत आसान से हमने कैलकुलेट भी कर दिया ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला कोई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो देखो कुछ तो देखो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग में जल्दी कैच हो जाता है तो उनको जल्दी भी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें याद भी नहीं होता, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है। देखो एक दो बार लिखने से तो कोई चीज़ समझ में आपके आएगी नहीं, उसको बार बार लिखना पड़ेगा, 2 बार 4 बार 6 बार लिख दो तो आपको क्या होगा, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको याद नहीं होता वो क्या करता है, उसको लिख लिख के याद करना जरूरी होता है, लिख लिख के आपको आसानी से याद हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको जरूर लगेगा ऐसे कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी वो चीज़ें। तो आप इनको लिख लिख के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड एक डेरिवेशन हम इसी तरीके से वहाँ पे पढ़ेंगे सोलेनोइड की, ठीक है।